नमस्कार, हॉर्न टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को में कथित आरक्षण घोटाले को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन तेज हो गया है। आरक्षण में विसंगतियों के विरोध में अभ्यर्थियों का बड़ा जत्था सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचकर जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है और उनके साथ अन्याय हुआ है और प्रदर्शनकारी भर्ती में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थिति पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है। आगे गिरा हुआ है। दूसरी गाड़ी लगाओ। चलो चलो योगी आदित्यनाथ पुलिस को आगे करेंगे, हम लोगों को पिटवाएंगे, हम लोगों को लठिवाएंगे, सड़कों पे घसियाई पीछे दलितों के नेता। अगर हमारे पीछे दलितों के नेता अगर पूरी मजबूती से हमारे साथ खड़े हो जाएं, तो किसी की हैसियत है हमारी नौकरी छीनने की? किसी की हैसियत है? अगर हमारे पीछे दलित समाज के नेता पे आ जाए, सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। अभी तक एक भी सुनवाई में सरकार का वकील उपस्थित नहीं रहा, सरकार के लोग नहीं उपस्थित रहे। हम लोग चाहते हैं 4 तारीख को सुनवाई है, ये लोग पूरी मजबूती से वहाँ जाएं, हमारे हक अधिकार के लिए सरकारी अधिवक्ता भेजें। संजय प्रसाद लगातार बोलते रहते हैं, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बोलते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सब वोटों के दलाल हैं। अगर ये लोग हमारे अपने होते तो ये लोग सड़कों पे आते, हम लोगों को बुलाते, हमारे लिए अधिकारियों को भेजते। कोई नहीं, सिर्फ गुंडाई हो रही है सरकार में पीछे दलितों के साथ। इटावा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बर थाना क्षेत्र के ग्राम पाली खर्द के नगला काली में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया। जब रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर जानवर के बड़े में एक 20 वर्षीय युवक का शव फांसी फांदे से लटका मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी याथुनाथ सिंह यादव
के पुत्र राहुल यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राहुल जयपुर में प्राइवेट नौकरी करता था और शनिवार शाम ही लौटता था और बताया गया कि घर पहुंचने के बाद राहुल ने अपना बैग रखा और दोस्तों के साथ गांव में घूमने चला गया। देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और राहुल की छोटी बहन राधा की शादी 3 फरवरी को होनी थी और रविवार को लगन और टीका जाना था। इस घटना के बाद खुशियों से भरे घर में मातम पसर गया और माता पिता समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी राम धवन मौर्य और थाना प्रभारी विक्रम सिंह और हल्का इंचार्ज कोमल चौधरी मौके पर पहुंचे और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बताइए क्या नाम है? हमारे यजनाथ सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? हम नंगला कालीप रहते हैं। ये अभी क्या बात हो गई आपके? बात ये हो रही साहब, हमारी 3 तारीख को हमारी बच्ची की शादी थी और हमारा लड़का नौकरी पे से आया साहब और यहाँ 4 बजे आया। 4 बजे थे फिर गाँव में चला गया, तब तक वापस ही नहीं आया। मिला तो एक बंगले में, बगल में उधर बंगला था, उसमें फांसी लगी हुई थी और फांसी की दूर आई तो बिल्कुल छोटी थी, बच्चा बड़ा था, पैर धरती में थे, एक घुटना टूटा था, खड़ा था, वहीं सब मिला। चोट वोट के निशान कुछ नहीं थे, ना वहाँ कुछ खरोंच थी, ऐसे ही खड़ा था। अंगोछा सफेद अंगोछा था, वो गोदी में बंधा हुआ था और मेरे बच्चे को वहाँ मरा हुआ मिला। भैया कब आए थे? उनका क्या नाम है? भैया का राहुल नाम है और कल आए थे। कहाँ? शाम को 4 बजे आए घर पे, बैग रखा। उनके 2 दोस्त थे गांव के, उनके साथ में गांव में चला गया। तो 8 बजे हमने उनके दोस्त को फोन किया, तब उनने बोला मेरे साथ में है और उसके बाद में फिर वो आए ही नहीं घरे। तो हमने कि यहीं कहीं बैठा होगा, आ जाएगा। फिर साहब मौसम खराब था, ठंडी के साथ में सो गए। सुबह देखा तो उस बंगला में मतलब फांसी लगाए मिला। घर से कितनी दूर है जहाँ पर उनका फंक्शन? घर से करीब है ऐसे ही 200 मीटर है लगभग। हाँ। जो जिस दोस्त से आपने कॉल की थी, उस दोस्त ने राहुल से बात कराई? नहीं, राहुल से नहीं बात कराई। राहुल से नहीं, उससे जब सुबह में जब पुलिस आई, पुलिस को हमने पुलिस आई तो उन लड़कों को बुलाया गया तो उनने ये कहा कि मैंने यहाँ तक तुम्हारे घर तक छोड़ दिया था, मंदिर के पास में छोड़ दिया था, फिर हम चले गए थे। कितने भाई बहन? राहुल कितने भाई बहन? राहुल हमारा बच्चा है साहब और ये 3 हमारा बेटा है और 3 भाई हैं और 3 ही बहनें हैं। हाँ। कौन से उसकी बहन की शादी? राधा की शादी थी, जो हाँ उसकी सगी बहन है, उससे छोटी है। कब शादी थी? ये 3 तारीख को शादी थी साहब। हाँ। कैसा माहौल है शादी? अब माल का साहब, अब ये ऐसा से हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चे ही जब ऐसा हो गया तो अब सब खड़बड़ सामान सब रखा है साहब, अब क्या करें? क्या लगता है लड़का ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, कोई बात ही नहीं थी साहब, ना किसी से लड़ाई थी, ना कोई एमाल करता था, कोई एमाल नहीं करता था, ना किसी से हमारी लड़ाई थी, ना किसी से दुश्मनी थी। अब भगवान देखा है लड़का हुआ तो क्या लग रहा है? उसको कुछ फांसी लगाई है या किसी ने लगाया है? अब ये तो साहब यहाँ से अंजान लगा, फांसी लगाता तो ऊपर इतनी दूराई होती, टंग जाता, उसके पैर धरती में थे और बिल्कुल घोटना उसका एक धरती में था, तो इससे अंजान लगता कैसे फांसी लगा सकता है? ऊपर लगाता तो ये हो जाता फांसी लगाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई समझौता नहीं किया जा सकता और रविवार को बजट 2026 पर आयोजित यूथ डायलॉग को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आपसी विरोधी मांगों को संतुलित करना किसी भी वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि देश की रक्षा तैयारियां सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 1 दशक में रक्षा क्षेत्र में लगातार निवेश का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया
और जो भारत की मजबूत रक्षा क्षमता को दर्शाता है। अपने रक्षा मंत्री कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा भी था जब सैनिक के पास बुनियादी उपकरणों तक की कमी थी। वीर मंत्री के मुताबिक आज हालत बदले है और सरकार देश की रक्षा को लेकर भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Very difficult task. I won't say I managed to do it. I don't think I'm sure every year if I have achieved it, but I've tried to. Balancing is a very difficult thing. On the one hand, you want to ensure that the minimum support system that the government has to provide for those who are in desperate need is met. But yet, not all money can just go for that. You need to build the country physically. You need the infrastructure, you need the village roads, you need the hospitals, you also need good schools and so on. And above all, the country's defense cannot be compromised with. So Operation Sindoor actually told you what kind of money spent in the last 10 years has come of help. And I know when I was in defense, bulletproof jackets were not available for our soldiers. They would have a gun in their hand, but they didn't have the bullet which goes into it. The gun से कुछ नहीं होता, fire power होना है. So in that sense, you're looking at priorities. You want your nation to be secure. At the same time, you want the farmers to produce enough. And even if they produce, who's going to buy it from them? And if they are bought, they should be bought at a reasonable price. Equally, that price may not be suitable for the market because consumers might say it's too expensive. We'll have to ensure that some kind of a subsidy is provided. So there are conflicting demands. Managing the conflicting demand is the problem which every finance minister faces. You cannot tax every time you want additional resource, but you need money. So these are the kind of things which come every year. But we had a special, unique and once in a century problem of COVID. We had given a promise. Prime Minister was very clear, I don't want 1 rupee tax put on the citizens. But we needed to get vaccine, whether produced in India or imported, but we didn't import, produced in India. And that has to be distributed to all citizens. Life was to be saved. We can't ask a citizen saying, 500 rupiya de do ek injection ke liye. So it was offered muft. Where do I get the money from? So there were times during these last 5-6 years when we had to, without fear or without any hesitation, borrow money and perform. But once we recovered from it and there was a very clear sign of growth happening, we had to repay the money to get out of debt situation sooner so that our citizens are not burdened. Debt for a government is intergenerational, meaning I borrow today, but I'm not here to pay back. Who pays back? Whatever government whenever they come. And what is government? After all, it's citizens' money that they take and pay. So today what your parents get from the government is paid by the grandchildren. That's no good. You need to make sure the economy functions on its own revenue. So these are conflicting interests with which one has to work. So balancing is important. So my priority, therefore, if growth happens, if good growth happens, the fruits of growth will reach all citizens. And if it reaches all citizens, they have the money to buy, they have the money to spend, and therefore somewhere the revenue will be generated. But if growth doesn't happen and we are stagnating, opportunities for people are not given, so they will be sitting with nothing in their hand. They can't create any demand for me. They can't go to the market, buy a thing, or because they buy the thing, they cannot be somebody who's producing it. And because somebody is not producing, nobody gets a job. It's a cyclical problem. And that is why growth is the primary priority. Sustain it at that level. World's fastest growing economy. We need to be at that level of 7%, 8% growth. So everything that I do will have to be for sustaining that growth. Spend it in the right direction. Make infrastructure, the people who are living near it will benefit.
Cement industries will benefit. Steel industries will benefit. Those who work in those companies will benefit. So it's a cycle of measures which promote the economy. So growth, and growth is my priority because that can create jobs, that can bring more people into workforce, and because of that more productivity can happen. But of course we are living in a technology driven world. We need to bring technology. Every one of you all, be it an IT specialist, be it an engineer or not, technology helps each one of us. I need to bring technology to every school, every college. Today we've announced, even for content creators who do animation, for instance, we've said 1,500 schools will have content labs, content creating labs. Similarly, 500 colleges will have them. That will be provided in this budget. So we have to go on bringing in technology into our lives, just so it doesn't eat away our jobs, but we should be removing monotony from our work using technology. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।